हेलो दोस्तों, ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो बीबीयू से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के अपवाह प्रतिरूप और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इससे पहले मैंने दो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं झारखंड के परिचय के बारे में और उसके भौतिक स्वरूप और उच्च उच्च के बारे में। आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, अपवाह प्रतिरूप। तो अपवाह प्रतिरूप में हम पढ़ेंगे झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से अनेक नदियां निकलकर दक्षिण पूर्व व उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर व बराकर यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो ये सारी नदियां झारखंड की प्रमुख नदियां हैं, जो कि झारखंड के पठारी इलाकों से दक्षिण पूर्व उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। फिर बोला जा रहा है, इनके अपने अस्पष्ट प्रवाह प्रदेश पाए जाते हैं। अजय, मोर, ब्राह्मणी और गुमानी नदियां राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हुगली में समाहित हो जाती है। तो ये नदी जो हुगली नदी में समाहित होती है, वो नदियों के बारे में भी बात की जा रही है। अभी क्वेश्चन आंसर में भी हम और भी इसकी डिटेल्स देखेंगे। ऐसे फिर आगे कह रहा है, राज्य के उत्तरी किनारों पर अनेक छोटी छोटी नदियां प्रवाहित होती है, जिनमें पुनपुन, फाल्गु, सेकरी व क्यूल प्रमुख हैं। यहाँ क्यूल नहीं, आई थिंक यहाँ कोयल होगा, बट क्यूल लिखा है। फिर आगे है, ये दक्षिणी बिहार मैदान में गंगा में विलीन हो जाती है। फिर अगला कह रहा है कि इसीलिए मतलब इतनी सारी जो नदियां हैं, एक कोई उत्तर जा रही है, कोई दक्षिण जा रही है, कोई पूर्व की ओर बह रही है, तो कहा जा रहा है कि इसलिए राज्य की अपवाह प्रणाली को दो वर्गों में विभाजित किया गया। दो वर्ग में मतलब उसके अपवाह प्रतिरूप को देखते हुए उसके दो भागों में विभाजित किया गया है। कि पहला है गंगा नदी की ओर प्रवाह प्रणाली, मतलब जो गंगा नदी में समाहित होती है उसमें प्रवाहित होती है। फिर दक्षिण प्रवाह प्रणाली, मतलब जो दक्षिण दिशा की ओर बहते हुए दक्षिण गंगा में मतलब विलीन ना होकर के अब किसी और नदी के साथ में या फिर डायरेक्ट जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है वो। यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है जिसमें झारखंड के अपवाह प्रणालियों को दिखाया गया है, जिसमें देख रहे होगे कि एक तरफ ऑरेंज कलर है और ये एक तरफ है ग्रीन ग्रीन कलर है, जो कि दिखा रहा है अपवाह प्रणाली को। जो ऑरेंज कलर है वो गंगा नदी की और जो प्रवाह प्रणाली है, मतलब जो नदियाँ गंगा में जा कर के समाहित होती, ठीक है, गंगा की ओर प्रवाहित होती। और जो नीचे वाला है यानी ग्रीन कलर है, वो दक्षिण प्रवाह प्रणाली, मतलब जो दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए नदियों में मिलती है या डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। देख सकते होगे कि गंगा नदी की ओर जाने वाली है कौन? उत्तर कोयल नदी, सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु, और दक्षिण की ओर ब्राह्मणी, बांसलोई, अजय, मयूराक्षी, बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा और कारो नदी, दक्षिण कोयल, शंख नदी, ये सब है। फिर मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा है कि नदी और उसके उद्गम स्थल। तो आप सब ये देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। आगे अब है प्रश्न उत्तर, अपवाह प्रतिरूप से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, झारखंड की अपवाह प्रणाली पर एक लेख लिखिए, मतलब उसके अपवाह प्रणालियों के बारे में कुछ बताएं। बोला, झारखंड का स्थल रूप मुख्यतः पठारी है और यह प्रायद्वीपीय भारत के पुराने भूभाग का हिस्सा है। यहाँ की अपवाह प्रणाली स्थलाकृतिक चट्टानों की प्रकृति तथा जलवायु के प्रवाह में विकसित हुई है। इस क्षेत्र की नदियां सामान्यतः दक्षिण पश्चिम में से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और अधिकांश नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब बोल रहा है कि अपवाह प्रणाली की विशेषताएं। तो अपवाह प्रणाली की विशेषताएं क्या है? कह रहा है कि झारखंड की नदियां अधिकतर वर्षा आश्रित है, अतः इनमें बरसात के समय जल की अधिकता रहती है और ग्रीष्म ऋतु में जल प्रवाह कम हो जाता है। फिर है, प्रमुख नदियां गंगा की ओर प्रवाहित होती है, जबकि कुछ नदियां महानदी प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। फिर अगला है विशेषता, कह रहा है कि नदियों का प्रवाह दिशा स्थलाकृतिक के अनुरूप है। पठारी ढाल के कारण पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब जो नदियों का प्रवाह है वो इसकी स्थलाकृति पर भी निर्भर करती है। अगला है,
अपवह प्रणाली मुख्यतः समांतर और उपद्रुत प्रकार की है। तो ये है झारखंड के अपवह प्रणाली का प्रलेख और उसकी विशेषता। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि गंगा नदी में गिरने वाली नदियों का विस्तार से वर्णन करें। मतलब कौन कौन सी नदियाँ जो गंगा नदी में जाकर के समाहित होती है, उसमें मिलती है। तो अभी हमने वैसे मैप में देखा था कि कुछ नदी थी, सोन, उत्तरी कोयल नदी और फाल्गु नदी भी थी। तो उन नदियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला है सोन नदी। बोल रहा है कि नदी का उद्गम मैकाल पर्वत में के अमरकंटक नामक पठारी भाग से हुआ है। ये सोन नदी के बारे में बात की जा रही है। फिर कह रहा है कि इसे सोनभद्रा भी कहा जाता है। इस नदी की बाढ़ें बहुत ही आकस्मिक और विनाशकारी होती है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, पर झारखंड में इसकी लंबाई 100 से 120 किलोमीटर है। यहाँ गंगा में दानापुर से 16 किलोमीटर ऊपर की ओर मिलती है। फिर कह रहा है कि उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम हिस्से की बिहार के साथ सीमा निर्धारित करती है। सोन नदी की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला नदी है दामोदर नदी। कह रहा है कि यह नदी पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में आरंभ होकर पूर्व दिशा में बहती है। यह अनेक जिलों से होती हुई पश्चिम बंगाल में झारखंड हार्बर के निकट हुगली नदी में मिल जाती है। सॉरी, यहाँ डायमंड है, ओके, मैंने झारखंड कह दिया था। बंगाल में डायमंड हार्बर के निकट हुगली नदी में मिल जाता है, जो गंगा की वितरिका धारा है। बराकर, बोकारो, कनार, जमुनिया, कतरी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है। झारखंड इसकी लंबाई कम है। यह नदी प्रत्येक वर्ष अपनी बाढ़ों से झारखंड को कम परंतु पश्चिम बंगाल में तबाही मचा देती है। इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है। फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर यहाँ दामोदर घाटी परियोजना विकसित की गई है। अगला नदी है उत्तरी कोयल। कह रहा है कि कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से निकलकर पाट के घुमावदार विभाग में बहती हुई उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती है। औरंगा और अमानत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदियां कई जलप्रपातों का निर्माण करती है। बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात 142 मीटर ऊंचा है, जो कि इसी नदी पर बना। फिर कह रहा है कि जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मतलब जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारे झारखंड राज्य का। ये कह रहा है कि ये अंत में सोन नदी में मिल जाती है। ये नदी सोन नदी में जाकर के मिल जाती है और सोन नदी जो है कि गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से कोयल नदी गंगा में जाकर के मिलती है। डायरेक्ट नहीं मिलती बट इनडायरेक्टली मिलती है सोन नदी से। फिर अगला है कन्हर नदी। बोल रहा है इस नदी की उत्पत्ति सरगुजा से होती है। यह उत्तर प्रदेश में चौपन के पास सोन नदी में मिल जाती है। यह भी इनडायरेक्टली जाकर के गंगा में मिलती है। फिर अगला है पुनपुन नदी। बोल रहा है इस नदी का उद्गम रांची के पठार से हुआ है। इसे कीकट नदी भी कहा जाता है। दारधा और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। यह सोन नदी के समानांतर बहती हुई गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी सोन नदी के समानांतर बहते हुए गंगा में जाकर के मिल जाती है। अब है फल्गु नदी। बोल रहा है कि इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। यह छोटी छोटी कई सरिताओं के मिलने से बनी नदी है। सॉरी, के बाद नदी का मुख्य धारा के रूप लेती है। बोल रहा है कि गया के पास मोहना के मिलने के बाद इसकी चौड़ाई बहुत हो जाती है। नीरजना तथा मोहना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह अंत में गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी ही गंगा में जाकर के मिल जाती है। फिर है ब्राह्मणी नदी। बोल रहा है यह नदी दुमका जनपद के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से निकलती है और नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा से मिलती है। तो ये भी है। अब अगला नदी है बासलोई, जो कि गंगा नदी में मिलती है। बोल रहा है इस नदी का उद्गम स्थल गोड्डा जनपद के पास बांस पहाड़ी है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। मुरारई रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिलती है।
फिर है सकरी नदी जो कि गंगा में जाकर के मिल जाती है। बोल रहा है इसका उद्गम स्थल उत्तर छोटा नागपुर पठार है। की उल मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं और गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है, तो वहां पे जाकर के वो मिल जाती है। अगला है मोर नदी या फिर मयूराक्षी नदी। फिर कह रहा है कि इसका उद्गम स्थल त्रिकुटी पहाड़ी देवघर है। यह बंगाल में सोथिया रेलवे स्टेशन के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ टिपरा, पुसरो, फिर है भामरी, दानो तथा धोताई है। फिर है गुमानी नदी। गुमानी नदी बोला इसका उद्गम स्थल दुमाऊ राजमहल की पहाड़ियों के निकट तेलरिया से हुआ है। मेरल तथा गुमानी इसकी सहायक नदी है। फिर बोल रहा है यह साहिबगंज तथा गोड्डा जनपद में प्रवाहित होती हुई गंगा में मिलती है। अब है अजय नदी। अजय नदी बोला इसका उद्गम स्थल चकाई मुंगेर जो कि बिहार में है। यह झारखंड से बहकर देवघर तथा दुमका में बहती हुई कटवा यानी कि पश्चिम बंगाल के पास गंगा में मिलती है। अब है चानन नदी। चानन नदी बोल रहा है कि यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। यह सकरी नदी से मिलती है और सकरी नदी जाकर के फिर गंगा में। तो इस तरह अगर देखा जाए कि झारखंड की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, जितनी भी नामचीन नदी हैं, बड़ी छोटी, सब गंगा में जाकर के प्रवाहित होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, परंतु वो गंगा में ही जाकर के मिल जाती है और उस तरह से वो सागर में जाकर के मिलती है। अब अगला क्वेश्चन है दक्षिण प्रवाह प्रणाली का विस्तार से वर्णन कर, मतलब जो नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है वो। तो पहला है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा बोल रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी गांव में दक्षिण छोटानागपुर पठार से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह राज्य की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में इसी नदी द्वारा हुंडरो जलप्रपात का निर्माण हुआ है जो 320 फीट ऊंचा है। राड़ू, कांची और खरकई इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, तो ये थी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के बारे में एक चीज़ यहाँ पे जो बताई गई, जो कि सारी नदियों से एक डिफरेंट था, तो ये कि ये झारखंड राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में, स्वतंत्र रूप से मतलब ये किसी की सहायक नदी नहीं बनी या फिर ये किसी और नदी में जाकर के नहीं मिली और इनडायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरी, बल्कि डायरेक्ट जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो गंगा में जाकर के मिल जा रही है या हुगली में जाकर के मिल जा रही है और उसके बाद जाकर के वो बंगाल की खाड़ी में मिल रही हैं, सागर से मिल रही हैं। लेकिन स्वर्णरेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है दक्षिण कोयल नदी। बोला इस नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव में रातू बगीचा टोला क्षेत्र में है। यह ना गंगापुर के निकट शंख नदी में मिल जाती है। कारू इसकी सहायक नदियां हैं। अब है खरकई नदी। खरकई नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा का सिमलीपाट है। यह पश्चिम सिंहभूम में प्रवाहित होती हुई जमशेदपुर के निकट स्वर्णरेखा में मिल जाती है। अब है बराकर। बराकर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद जिलों में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और दामोदर नदी में मिल जाती है। अब है शंख नदी। शंख नदी बोल रहा है कि इसका उद्गम स्थल गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में पाट क्षेत्र के दक्षिण छोर से हुआ है। यह उड़ीसा में दक्षिण कोयल नदी में अपनी सहायक नदियों के साथ मिलती हैं। तो ये सारी नदियाँ जो है कि दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड की अपवा प्रणाली को स्पष्ट करते हुए यहाँ की प्रमुख नदियों का वर्णन। तो अभी हमने जितने भी 1 2 3 क्वेश्चंस जो पढ़े हैं वही आंसर इसमें होगा। अपवा प्रणाली के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था और जितनी भी प्रमुख नदियाँ थी जो कि हमने पढ़ा कि जो गंगा में जाकर के मिल रही है और जो दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही वही झारखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। तो वो आंसर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं जो कि 100% ट्रू होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे
बोल रहा है कि जो दामोदर नदी के अपवाह तंत्र का वर्णन, मतलब हमें दामोदर नदी का अपवाह तंत्र के बारे में वर्णन करना है। वैसे अगर हम इसमें भी हमने उधर जो पढ़ा था दामोदर नदी के बारे में, उसे भी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि उस यहाँ पे मैंने 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, वहाँ पे थोड़ा छोटा में लिखा था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नदी के बारे में पूछा था। बट यहाँ पे अपवाह तंत्र का वर्णन करें, मतलब इसकी जो सहायक नदियाँ है वो भी हम लिख सकते हैं, या और या किन किन झीलों क्षेत्रों से होकर के बहती है वो, और भी कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो बोल रहा है कि यह नदी पलामू जिले में छोटानागपुर पठार से दक्षिण पूर्व में आरंभ होकर पूर्व दिशा में बहती है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, सिंहभूम इसके अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र मतलब इन क्षेत्रों से यह होकर के बहती है, या जो इनकी इसकी सहायक नदियाँ है वो इन क्षेत्रों से बहते हुए उसमें जाकर बहती है। फिर कह रहा है आगे, यह पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के निकट हुगली नदी में मिल जाती है, जो गंगा की एक वितरिका धारा है। फिर बोल रहा है कि बराकर, बोकारो, कुनार, जामुनिया, कतरी इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदियां गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो जिलों में प्रवाहित होती हैं। फिर कह रहा है कि इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है, परंतु झारखंड में इसकी लंबाई कम है। तब जो दामोदर नदी की लंबाई है वो कुल 541 किलोमीटर है, परंतु झारखंड में इसकी लंबाई कम है। फिर कह रहा है कि जमुनिया नदी धनबाद की पश्चिम सीमा गिरिडीह के साथ निर्धारित करती है। इसके पूर्व दामोदर से कतरी नदी मिलती है तथा चिरकुंडा के पास इससे बराकर नदी मिलती है। यह नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ों से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में तबाही मचा देती है, जिससे जान माल की हानि होती है, इसीलिए इसे शोक नदी भी कहा जाता है। तो ये थे यह था दामोदर नदी का जो अपवाह प्रणाली के बारे में वर्णन। अब अगला कह रहा है क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी के अपवाह क्षेत्रों को स्पष्ट करें। मतलब स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, उसके अपवाह क्षेत्रों के बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यह नदी रांची के नगड़ी गांव में दक्षिणी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी रांची जिले से बहती हुई सिंहभूम क्षेत्र से गुजरती हुई उड़ीसा राज्य में बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पठारी भागों की चट्टानों वाले प्रदेश से प्रवाहित होने के कारण यह नदी और इसकी सहायक नदियां अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, जो 320 फीट ऊंचा है। फिर कह रहा है कि राड़ू, कांची और खरकई प्रमुख सहायक नदियां हैं इस नदी की। अब आगे है क्वेश्चन अगला 7 नंबर प्रश्न है, झारखंड गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है, स्पष्ट करें। मतलब झारखंड में जो गर्म जल कुंड पाए जाते हैं तो प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में बताइए। उत्तर है, झारखंड गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये जल कुंड प्राकृतिक भूतापीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है, जहाँ पृथ्वी की गहराई से निकलने वाली गर्म भूमिगत जल को गर्म कर देती है और वह सतह पर गर्म जल के रूप में फूट कर आता है। कह रहा है कि इन जल कुंडों में प्रायः गंधक यानी सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इनका जल औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। लोग मानते हैं कि इसमें स्नान करने से त्वचा रोग और जोड़ों के दर्द जैसे समस्याओं से लाभ मिलता है। फिर है, झारखंड के हजारीबाग जिले में सूर्य कुंड, पलामू और दुमका में गर्म जल कुंड मिलते हैं। पिंडरा कुंड, कावा, लुरगाथा गर्म जल कुंड प्रसिद्ध जल कुंड हैं। तो ये था झारखंड के कुछ जल कुंडों के बारे में और उनका वर्णन। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों का विश्लेषण करें। तो उत्तर है, झारखंड की अधिकांश नदियां अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। यह नदियां सीधे तो खाड़ी तक नहीं जाती, बल्कि गंगा तथा महानदी जैसी बड़ी नदियों से मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। यहाँ पे है
गंगा नदी तंत्र के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ, मतलब जितनी भी हमारी झारखंड की नदियाँ है वो तो जाहिर है फाइनली वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो कुछ नदियाँ जो कि डायरेक्ट जाके मिलती है, जैसे कि स्वर्णरेखा नदी डायरेक्ट जाके मिलती है, परंतु जितनी और भी नदियां हैं, दामोदर, सोन, उत्तर कोयल, संख, ये सब डायरेक्ट तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बल्कि कुछ गंगा की सहायक नदी सहायक नदी बन करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कुछ महानदी की सहायक नदी बन करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो गंगा नदी में मिल करके फिर जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है सोन नदी, दामोदर, उत्तर कोयल, कन्हर, पुनपुन, फाल्गु, बास, रोई, मोर, ब्राह्मणी, और है संकरी, अजय, गुमानी, चानन। तो ये सारी नदियाँ जो कि गंगा में प्रवाहित होती है और इनडायरेक्टली गंगा के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब है एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न, यानी जितने भी वो प्रश्न थे लंबे लंबे वाले वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक शब्द वाले कुछ प्रश्न हैं जो कि उसे हम देखेंगे। कह रहा है संख किसकी सहायक नदी है, तो दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है। अजय नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मुंगेर है। राजमहल की पहाड़ियों से निकलने वाली प्रमुख नदी गुमानी नदी है। सदनी घाघ जलप्रपात स्थित है संख नदी पर। सूर्यकुंड कहाँ है, तो हजारीबाग। तो ये होता है हमारा झारखंड का अपर प्रतिरूप भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।